हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने की इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था, जैसे कि आप सभी को पता है, कौन सा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके 15 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा 16th लेक्चर है और आज हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका हमारे पास टाइटल है सीड। ठीक है, ऑलरेडी हमने सीड से पहले के सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे हम थे और उसमें हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम बेटा पढ़ेंगे सीड, और सीड के बारे में एनसीईआरटी में जो भी सारी चीजें दे रखी है वो मैं आज आपको कवर करवाऊंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, लेकिन मतलब एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते हो ना बेटा, आपको एक एक चीज समझ आएगी इस लेक्चर के बाद। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी आपको लेक्चर पढ़ाए हैं, 15 लेक्चर में मैंने आपको टोटल एनसीईआरटी की सारी चीजें बताई हैं, एक एक एग्जाम्पल, डायग्राम। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा भी कवर नहीं किया है, जिस तरीके से हम कर सकते थे बेस्ट तरीके से वो हमने किया है। ठीक है, तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं सीड। सीड से पहले के मैंने आपको बता दिया सारे टॉपिक्स कवर हम कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद का हमारे पास एक लेक्चर और आएगा जिसमें हमारे पास एपोमिक्सिस और हमारे पास पॉली एम्ब्रॉयनी एक टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं दो, वो हमारे पास रह जाएंगे, उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज बेटा सीड हम पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमारा सीड हो पाएगा। सीड में देखो क्या है, एनसीईआरटी ने आपको सीड के बारे में कुछ 2-4 चीज़ें दे रखी है, जैसे कि सीड की वायबिलिटी, जैसे हम पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी पढ़ते थे उसी तरीके से हमें सीड की वायबिलिटी पढ़नी है। सीड के बेटा हमको यूजेस पढ़ने हैं कि हमें सीड क्यों रखने चाहिए, मतलब हम सीड का क्या यूजेस हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने सीड के बारे में और क्या क्या पढ़नी है चीज़ें, सीड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है थोड़ा सा। वैसे तो क्या होता है कि हम 11th क्लास में, आपको पता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो वो जो टॉपिक चैप्टर है उसमें हम ना डिटेल में पढ़ते हैं सीड को, फ्रूट को। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा जो कंसर्न है वो सीड और फ्रूट को पढ़ना नहीं था, हमारा था फर्टिलाइजेशन को कवर करना। ठीक है, सीड का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दूंगी। लेकिन मैं मतलब ये भी मान के चल रही हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको सीड के बारे में बेसिक बातें तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद आपको बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी है, देन आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज 16th लेक्चर है, इट मे बी आर सेकेंड लास्ट लेक्चर। उसके बाद हमारा एक और लेक्चर 17th लेक्चर आएगा, और इस चैप्टर को हम 17 लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी हो गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे के लेक्चर्स हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से मतलब उनके नंबर कम हो, नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे पास कम हो चैप्टर को कवर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम जो आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, तो थोड़ा उसमें हम कोशिश करेंगे कि कम लेक्चर में ही कवर हो जाए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ा रहे, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी जाते हो तो वहाँ पे भी बेटा 15 से 16 लेक्चर्स में ही इन चैप्टर्स को कवर किया जाता है, तो उसी तरीके से हमने भी आपको पढ़ा है। देन हमारा आज टॉपिक आपको पता है हमने सीड है। चलो, तो सीड के बारे में देखो, हमारे पास सीड, व्हाट इज सीड बेटा, सीड क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीड। हमारे पास सीड क्या होता है, आपको पता है कि सीड क्या होता है। अगर मैं बोलूँगी सीड क्या होता है, आप बोलोगे बीज होता है। बीज क्या होता है, बीज हमारे पास किस चीज से जर्मिनेट होता है, वो कैसे बनता है, व्हाट इज सीड बेटा। सीड इज व्हाट, सीड इज हमारे पास, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब हम ओवरी के अंदर, आपको पता है क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर होता है आपके पास एम्ब्रियो सेक, उसमें आपके पास होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से आपको पता है कि आपके पास जाइगोट, 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, बिकॉज हम ये चीजें पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी, सिनगैमी में हमारे पास जो गैमीट होता है वो हमारे पास सेंट्रल सेल, सॉरी गैमीट हमारे पास एग सेल से जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, देन जाइगोट बनाता है। एक गैमीट हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई से जाके फर्टिलाइजेशन करता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है, और हमारे पास बनाता है, क्या बनाता है हमारे पास,
PEC बनाता है और उससे हमारे पास बाद में जाके बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, चलो तो उसके बाद देखो बेटा हमारे पास ठीक है, आपके पास फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या बनता है, हमारे पास सीड एंड फ्रूट बनते हैं। तो सीड किस चीज से बनता है, सीड हमारे पास बनता है ओव्यूल से। सीड हमारे पास किससे बनता है, ओव्यूल से। और हमारे पास फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट बेटा हमारे पास बनता है ओवरी से। ठीक है, तो व्हाट इज सीड, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब हमारे पास ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारे पास सीड का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो सीड देखो, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, सीड इज क्या है, सीड हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि सीड के हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सीड आपको पता है क्या होता है, सीड के हमारे पास क्या हम देखेंगे, पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सीड। सीड के आपके पास क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सीड तो आपको पता है बीज, किसी भी चीज का बीज। आपने हर एक तरीके, अगर आपने कोई भी फ्रूट खाया होगा, कोई भी वेजिटेबल्स खाई होंगी, हर एक ज़्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल्स में आपने बीज देखे होंगे। सबके मतलब कि सीड्स जो है विजिबल होते हैं, तो वो क्या है, वो सीड है। इसके बारे में ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि सीड क्या होता है ना, क्योंकि सीड आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा या देखते ही हैं। जो हम चावल के दाने खाते हैं, गेहूं के दाने देखते हैं, वो सारे क्या है बेटा, सीड है। ठीक है, तो सीड इज व्हाट, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड का फॉर्मेशन होता है। पार्ट ऑफ सीड, हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स है, सबसे पहले हमारे पास जो सीड का जो पार्ट आता है वो हमारे पास आता है सीड कोट। क्या आता है, सीड कोट। सीड कोट क्या होता है, सीड कोट आपके पास क्या होता है, जो बाहर का जो सीड की जो बाहर की कवरिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा सीड कोट। क्या बोलते हैं हम उसे, सीड कोट। ठीक है, सीड कोट बोलते हैं। इसका क्या काम होता है हमारे पास, इसका जो रोल होता है वो बेटा हमारे पास होता है प्रोटेक्शन का। क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका जो रोल है वो है हमारे पास प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसका, सीड कोट का। व्हाट इज सीड कोट, सीड कोट इज अ पार्ट ऑफ सीड, सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सीड। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा है इसको ये हमारे पास कैसे डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। आपने ओवरी जब आपने पढ़ा था तो ओवरी की आपने ओव्यूल जब आपने पढ़ा था तो ओव्यूल के आपने जो लेयर, उसकी जो वॉल्स होती है उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। तो वो जो इंटेग्यूमेंट होते हैं ना, वो बाद में जाके क्या बनाते हैं, सीड की बाहर की कवरिंग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। उसके बाद देखो हमारे पास जो इंटेग्यूमेंट थे वो भी मैंने आपको, जब मैंने आपको ओव्यूल का डायग्राम बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इंटेग्यूमेंट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है इनर इंटेग्यूमेंट, एक होता है आउटर इंटेग्यूमेंट। कितने हमारे पास होते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो जो इनर इंटेग्यूमेंट है ना वो हमारे पास बेटा बनाता है, और आउटर हमारे पास बनाता है, इनर हमारे पास बनाता है टेगमन और आउटर हमारे पास बनाता है टेस्टा। ठीक है, आउटर हमारे पास क्या बनाता है, टेस्टा बनाता है। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई बात। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। हमारे पास पहला हमारे पास था सीड कोट, दूसरा हमारे पास बेटा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एम्ब्रियो। सीड के अंदर एक और चीज क्या होती है बेटा, सीड के अंदर क्या होती है, सीड का दूसरा पार्ट क्या है, एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक है, सीड का हमारे पास दूसरा पार्ट क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो देखो मैंने आपको कल ही एम्ब्रियो पढ़ाए थे, डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो। जब मैंने आपको डाइकॉट एम्ब्रियो बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो के हमारे पास मेनली टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा बेटा हमारे पास होता है कॉटिलिडन। ठीक है, तो हमारे पास देखो पहला हमारे पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है,
और फिर बेटा हमारे पास दूसरा क्या होता है, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनियल एक्सेस होता है, कॉटिलिडन होता है, इनका क्या काम होता है मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। एम्ब्रियोनियल एक्सेस के हमारे पास मेन कौन से दो पार्ट होते हैं, मेन आपके पास होता है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल कल मैंने आपको ये दोनों बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। आज आप ये याद रखो कि आपके पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनियल एक्सेस और कॉटिलिडन होता है, एम्ब्रियो एक्सेस में हमारे पास एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल होते हैं, इसके दो मेन पार्ट, ठीक है। देन हमारे पास बेटा आ जाता है, एक मिनट, चलो ठीक है। आगे हमारे पास आता है आपके पास कॉटिलिडन। कॉटिलिडन हमारा क्या काम होता है, कॉटिलिडन आपके पास क्या करता है, एक तो करता है रिजर्व फूड, क्या करता है, रिजर्व फूड, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या करता है कॉटिलिडन, कॉटिलिडन आपके पास क्या करता है, फूड रिजर्व करता है, किसके लिए, रिजर्व फूड फॉर germinating सीड। हमारे पास जो तीसरा आता है वो आपके पास आता है एंडोस्पर्म, तीसरा जो पार्ट है वो सीड का है एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म आपके पास क्या करता है, एंडोस्पर्म हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्मिनेटिंग सीड को, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्मिनेटिंग सीड को। किस में प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है, मेनली तो ये होता है हमारे पास मोनोकॉट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मोनोकॉट, बट कुछ डाइकॉट में भी प्रेजेंट होता है, एंड सम डाइकॉट, ठीक है, प्रेजेंट इन मोनोकॉट एंड सम डाइकॉट, ठीक है। किसकी बात हो रही है, हमारे पास एंडोस्पर्म की बात हो रही है। चौथा फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट है कि सीड का कौन सा एक पार्ट होता है, वो है हमारे पास पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म आपके पास क्या होता है, पेरिस्पर्म होता है बेटा न्यूसेलस। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास जो न्यूसेलस होता है ना, वो न्यूसेलस का कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है, कुछ पार्ट रह जाता है, उस न्यूसेलस के पार्ट को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। इसके हमारे पास एनसीईआरटी ने एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। पेरिस्पर्म जो टर्म है ये आपकी नज़र इस टर्म पे कभी नहीं पड़ी होगी, लेकिन एनसीईआरटी ने इस टर्म को पेरिस्पर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसके हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है ब्लैक पेपर, और एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास बीट रूट, बीट रूट का भी एग्जाम्पल दे रखा है, नहीं दे रखा है लेकिन होता है, ठीक है। ब्लैक पेपर तो दे रखा है, ठीक है। तो चलो पेरिस्पर्म हमारे पास क्या बोलेंगे हम इसको, रैमिनेंट, रैमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। रैमिनेंट ऑफ न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं उसको पेरिस्पर्म। इसके हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं एक दो एनसीईआरटी में, इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्लैक पेपर, और एक और एग्जाम्पल आप लिख दो बीट रूट, ये शुगर, हाँ बीट रूट, शुगर बीट लिख दो, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है कि न्यूसेलस आपके पास क्या होता है। अगर आपको कभी पेरिस्पर्म की प्लॉइडी पूछ ली गई पेपर में, तो आप उसकी प्लॉइडी क्या होगी, क्योंकि पेरिस्पर्म किससे बन रहा है, न्यूसेलस से बन रहा है। न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है आपके पास, न्यूसेलस की प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, तो आपके पास जो पेरिस्पर्म होगा उसकी प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। पेरिस्पर्म की प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। इतनी बात समझ आई।
चलो, तो यहाँ पे बेटा हमने 4 पार्ट पढ़े हैं सीड के। सीड के आपके पास कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला हमने पढ़ा सीड कोड। सीड कोड क्या करता है? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। कहाँ से? आपके पास किस चीज से बनता है? डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट किसका पार्ट होता है? इंटेग्यूमेंट हमारे पास होता है ओव्यूल जो होता है, उसकी जो वॉल्स होती है उनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो आपके पास बनाएगा टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट बनाएगा टेगमेंट, ठीक है। देन हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कल मैंने आपको बताया था एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस आपके पास एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, प्लूम्यूल, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं किसमें? एम्ब्रियोनल एक्सिस में। लेकिन हम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को मेन पार्ट मानते हैं, ठीक है। जो आपके पास कॉटिलिडन है, आपको पता है क्या होता है? रिजर्व फूड फॉर जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। जर्मिनेटिंग जो सीड होता है उसके लिए आपके पास क्या करता है? फूड को रिजर्व करता है। कौन करता है? कॉटिलिडन करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म आपके पास प्रेजेंट इन मोनोकॉट एंड सम डाइकॉट। एंडोस्पर्म कुछ मोनोकॉट में, मेनली तो मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म पहले तो एंजियोस्पर्म का फीचर है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में 2 क्लास आ जाती है, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। मोनोकॉट हमारे पास जो है वो आपके पास, जो डाइकॉट है वो थोड़ा सा मोनोकॉट से पुराना है, ठीक है। तो उनमें जो ये डेवलपमेंट था ये थोड़ा कम हुआ। अब जो मोनोकॉट आए, सॉरी डाइकॉट में ये डेवलपमेंट कम हुआ। अब जो मोनोकॉट है उनमें बेटा ये बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना, और अब जितने भी मोनोकॉट है उन सब में एंडोस्पर्म बनता है। उसके बाद हमारे पास पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म आपके पास सब में नहीं होता, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें न्यूसैलस पूरा कंज्यूम नहीं होता है। जो न्यूसैलस होता है उसका कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है। जब वो न्यूसैलस का कुछ पार्ट रह जाता है तो वो आपके पास रेमिनेंट ऑफ न्यूसैलस को हम क्या बोलते हैं? हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका आपके पास किस किस में है? ब्लैक पेपर आपके पास एक एग्जाम्पल है, और कौन सा है? शुगर बीट आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद हम देखो क्या पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कि आपके पास एक और टॉपिक आता है जिसका हमारे पास टाइटल है सीड डॉर्मेंसी। क्या है? सीड डॉर्मेंसी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि सीड की क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सीड। अब जो एनसीईआरटी जो दूसरा टॉपिक पढ़ाती है वो आपके पास पढ़ाती है सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। चलो, तो सीड डॉर्मेंसी क्या है? सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, ये तो सबसे पहले देखो आपके पास ये ओव्यूल है, ठीक है। ये आपके पास एक ओव्यूल है और इससे बेटा आपके पास एक इसके अंदर आपके पास क्या है? ये एम्ब्रियोसेक है। इससे आपके पास बनता है एक सीड, ठीक है। इससे आपके पास क्या बनता है? एक सीड बनता है, जिस इस तरीके का कोई सीड बना, ठीक है। ये क्या है? सीड है। तो जो ये सीड बनता है आपके पास, ओव्यूल से जो सीड बनता है, इसको बनने के दौरान आपके पास क्या क्या चेंजेस आते हैं? वो चेंजेस क्या क्या होते हैं? देखो, चेंजेस ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन के दौरान आपके पास क्या क्या चेंजेस होते हैं? सीड फॉर्मेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं? एक तो आपके पास सबसे पहला जो चेंज होता है, किससे? मतलब सीड फॉर्मेशन किससे हो रहा है? आपका ओव्यूल से सीड फॉर्मेशन हो रहा है। ओव्यूल से जब हमारे पास सीड का फॉर्मेशन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। चेंजेस क्या आते हैं? एक तो आपके पास क्या होता है? जो जाइगोट है, जाइगोट क्या बनाता है? जाइगोट आपके पास बनाता है एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो। इंटेग्यूमेंट एक और है। इंटेग्यूमेंट क्या बनाता है? इंटेग्यूमेंट आपके पास बनाता है सीड कोट, ठीक है। इंटेग्यूमेंट क्या बनाता है? सीड कोट बनाता है। देन आपके पास जो थर्ड है वो है आपके पास
और क्या एक और चेंज होता है, मतलब कि एक तो आपके पास जो जाइगोट था, इसके अंदर जाइगोट बना, जाइगोट से क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो आपको पता है क्या है, सीड के अंदर होता है। दूसरा आपके पास इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट से सीड कोट बनता है। जो थर्ड आपके पास चेंज है वो क्या होता है बेटा, वो रिलेटेड है आपके पास वाटर कंटेंट से, कि वाटर कंटेंट में मतलब क्या चेंजेस आते हैं, वाटर कंटेंट कम होता है सीड के बनने के दौरान, या वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो क्या होता है, वाटर कंटेंट आपके पास क्या करता है बेटा, वाटर कंटेंट कम होता है, वाटर कंटेंट डिक्रीजेस। इसका मतलब है ओव्यूल में ज्यादा वाटर होगा, सीड में कम वाटर होगा, ठीक है। सीड आपके पास हार्ड होने लगता है, थोड़ा मतलब हार्ड होने लगता है। तो हार्ड होने के लिए वाटर कंटेंट का डिक्रीज करना जरूरी है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि जो सीड है उसको क्या करना है, उसको स्टोर होने के लिए, मतलब उसको डॉर्मेंट स्टेज में जाने के लिए हार्ड होने की जरूरत है, ठीक है। उसके अंदर से जब वाटर लूज होगा तब जाके वो डॉर्मेंट स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है, ठीक है। चौथा हमारे पास होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक डिक्रीजेस, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीजेस का मतलब क्या है, कि जब जो हमारे पास फ्रूट के अंदर से सीड बाहर निकल के आता है, क्या वो क्या वो सीड डेड कर जाता है, नहीं, वो डेड नहीं करता है। अगर वो डेड कर जाएगा तो क्या वो आगे जाके जर्मिनेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सीड का हमारे पास लाइव रहना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो चलता रहेगा, क्योंकि आप 11th क्लास में लिविंग वर्ड में आप एक लाइन पढ़ते हो कि जो लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपके पास क्या है, मेटाबॉलिज्म है। कि हमारे पास जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसका मेटाबॉलिज्म होना उसके अंदर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म आपके पास एक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो, ठीक है, ड्यू टू विच आपके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, ड्यू टू विच सीड एंटर इनटू स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है। ड्यू टू विच जो हमारे पास जो सीड होता है वो इनएक्टिविटी की स्टेट में चला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी, कि सीड का आपके पास डॉर्मेंट स्टेज में चला जाना, ठीक है। चलो, तो आगे बेटा हम इसके बारे में एक और बात हम पढ़ते हैं। आपने पढ़ा, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको एक टर्म वहां पे माइक्रोपाइल पोर भी आपको एक टॉपिक, एक टर्म आपको देखने को मिलेगी। वो क्या टर्म होती है, माइक्रोपाइल पोर क्या होता है, माइक्रोपाइल पोर क्या होता है। माइक्रोपाइल पोर एक पोर होता है जो सीड में प्रेजेंट होता है। उस पोर का काम क्या होता है, उस पोर का काम आपके पास होता है ऑक्सीजन को सीड के अंदर एंटर करवाना, ठीक है। सीड को ऑक्सीजन तो चाहिए, सीड को आपके लिविंग रहने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत तो है, तो वो ऑक्सीजन उसके पास आएगी कहां से, तो वो ऑक्सीजन उसके पास आएगी इस माइक्रोपाइल एंड से आएगी, माइक्रोपाइल पोर से आएगी, ठीक है। O2 एंटर इनटू सीड, ठीक है, थ्रू दिस स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल पोर, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसका काम आपके पास होता है, देखो, सीड आपके पास जर्मिनेट कब करता है, सीड जर्मिनेट when it get सीड आपके पास जर्मिनेट कब करता है, सीड आपके पास जर्मिनेट करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं,
एक तो आपके पास होता है ऑक्सीजन का होना, ठीक है, ऑक्सीजन उसको मिलेगी तभी तो वो जर्मिनेट कर पाएगा। तो जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन उसको कहाँ से उसके अंदर जाएगी, माइक्रोपाइल पोर से जाएगी। दूसरा उसको चाहिए बेटा टेम्परेचर, क्या चाहिए, टेम्परेचर, और तीसरा उसको चाहिए मॉइस्चर। ये तीनों चीजें उसके लिए होना बहुत जरूरी है सॉइल के अलावा। बाकी जो आउटर जो चीजें हैं वो तो चाहिए, सॉइल वगैरह चाहिए ही है ना, लेकिन जो उसके लिए मेन सॉइल के अलावा जो मेन जो 3 चीजें हैं वो आपके पास है टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये 3 चीजें कौन सी है आपके पास, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है एंड मॉइस्चर है, ठीक है। ये तीनों चीजें उसको चाहिए जर्मिनेशन के लिए। तो ये माइक्रोपाइल जो पोर होता है इसका काम होता है सीड को ऑक्सीजन देना, वो जब जर्मिनेशन करता है तब भी, और जब वो हमारे पास हम उसको स्टोर करते रखते हैं तब भी, ठीक है। तो इस माइक्रोपाइल पोर का काम यही होता है। चलो अब आगे हम देखो इसके बारे में और क्या पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि आपके पास एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सीड के आपके पास एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड। एनसीईआरटी में ये टॉपिक दे रखा है एडवांटेज ऑफ सीड। एडवांटेज ऑफ सीड का मतलब है कि सीड होने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर आपके पास सीड नहीं होंगे तो उनसे हमारे पास क्या क्या हमको नुकसान होगा, और अगर सीड हैं तो इनके एडवांटेज क्या क्या हैं, ठीक है। सीड ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या है, प्रॉब्लम है। अगर किसी प्लांट का सीड नहीं है तो वो प्लांट आपके पास दोबारा से जर्मिनेट कराना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उस प्लांट की स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सीड है तो हम उस प्लांट को दोबारा से जर्मिनेट करा सकते हैं। तो हमारे पास बेटा हम टॉपिक पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड। एडवांटेजेस ऑफ सीड, ठीक है। चलो पहला जो एडवांटेज है हमारे पास वो हमारे पास है, पहला जो एडवांटेज है वो है हमारे पास सीड गिव वेराइटीज। क्या है कि सीड आपको आपके पास क्या देता है, सीड आपके पास देता है वेराइटीज। सीड वेराइटीज कैसे देता है, क्योंकि सीड हमारे पास प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का, और पता है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सीड इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे सीड में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेराइटीज, क्योंकि 2 अलग अलग जीन्स के 2 अलग अलग जेनेटिक्स के जो प्लांट होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनेशन हो रहे थे। फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन हो रहा था, पॉलिनेशन में हमारे पास हो रहा था ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो आप बोलोगे कि हमारे पास जीनोगैमी में तो चलो समझ आता है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारे पास एक दूसरा प्लांट का स्पीशीज, आपके पास एक अलग प्लांट के स्पीशीज को, सॉरी स्पीशीज विल बी द सेम, लेकिन एक दूसरे प्लांट का जिसके जेनेटिक्स अलग हैं, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरे बगल में कोई और एक आदमी खड़ा है तो वो भी ह्यूमन है, हमारी स्पीशीज सेम है लेकिन हम क्या हैं, अलग अलग है। हमारी जो हमारी जेनेटिक्स है वो अलग अलग है। तो ऐसे ही एक सेम स्पीशीज का जो प्लांट होता है वो आपके पास अलग जेनेटिक्स का होता है, और वो एक दूसरे प्लांट को क्या करता है, पॉलिनेट करता है, फिर उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ये तो आपको समझ आता है कि इसमें आपके पास वेराइटीज आ जाएंगी। अब आप सोचोगे कि ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में कैसे वेराइटीज आएंगी, क्योंकि वहां पे तो सेम प्लांट में आपके पास फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां हमेशा ऑलवेज, वहां पे आपके पास ऑलवेज कुछ ना कुछ आपके पास वेरिएशन आएंगे ही आएंगे। ऑल्दो उनके जेनेटिक्स सेम होंगे लेकिन उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस जरूर होंगे, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस
जरूर होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और आपके पास कोई वेरिएशन ना आए, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे वो सेम प्लांट सेम स्पीशीज में आपके पास क्या हो रहा हो, फर्टिलाइजेशन हो रहा हो। अगर वो सेम फ्लावर है और सेम फ्लावर आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें आपके पास यूनिसेक्सुअल भी है फ्लावर, सॉरी एक पिस्टिल भी प्रेजेंट है और आपके पास पॉलन ग्रेन भी प्रेजेंट है, इसका मतलब है उसमें एंथर भी प्रेजेंट है, पिस्टिल भी प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उनके जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन उनमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे, चाहे 2% आए, 0.1% आए, लेकिन 0% चेंज कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि सीड गिव वेराइटीज, चाहे वो आपके पास वो सीड आपके पास बाय सेम मतलब कि आपके पास ऑटोगैमी से बना हो या जिटेनोगैमी से बना हो, तो भी उस सीड में कोई ना कोई वेराइटी होगी ही होगी। चलो, तो सीड आपके पास देता है वेराइटी, क्यों देता है वेराइटी? बिकॉज सीड इज a product of sexual reproduction. क्योंकि जो सीड है वो आपके पास प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, इसीलिए उसमें कोई ना कोई वैरायटी होगी ही। और आपके पास वेरिएशंस आते हैं तो इवोल्यूशन होता है, वेरिएशंस आते हैं तो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जो प्लांट आने वाले हैं वो आपके पास क्या करते हैं, अच्छे ग्रो करते हैं। अच्छे ग्रो कैसे करते हैं? उनमें आपके पास क्या होता है, ब्रीडिंग होती है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता, अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स आते हैं, जो कि आपके पास अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। अगर एक प्लांट में कोई खराब कोई कैरेक्टर है, उसके साथ दूसरे प्लांट का फर्टिलाइजेशन करा दे, तो जो न्यू प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे जो कैरेक्टर हैं वो उभर के आए। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो नई नई स्पीशीज, जो नई नई जनरेशन बनती रहती है, चाहे वो प्लांट की ही हो, उसमें आपके पास क्या आता रहता है, कुछ ना कुछ आपके पास वेरिएशन आता रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, चलो, तो आपके पास पहला जो एडवांटेज है सीड होने का, वो तो ये है कि सीड होने से आपके पास वेराइटीज आ जाती हैं। दूसरा आपके पास दूसरा जो आपके पास है, वो आपके पास है सीड कोट। सीड कोट के होने से क्या होता है, अगर सीड है तो उसमें सीड कोट होगा। अब सीड कोट होने से क्या फायदा है? सीड कोट होने से बेटा ये फायदा है कि सीड कोट हमारे सीड के अंदर रहने वाले एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर सीड ना होता तो सीड कोट ना होता, सीड कोट ना होता तो एम्ब्रियो आपके पास कहीं और प्रेजेंट होता, तो उसमें क्या पता सीड कोट उसमें, क्योंकि सीड कोट एक हार्ड कवरिंग है, ठीक है, उसका काम ही आपके पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो सीड नहीं होता तो सीड कोट नहीं होता, सीड कोट नहीं होता तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो इसीलिए ये क्या करता है, गिव प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन, सीड कोट। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है, वो है हमारे पास कॉटिलिडन। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉटिलिडन? कॉटिलिडन आपके पास क्या काम करता है, कॉटिलिडन होने का क्या फायदा है, क्योंकि सीड है तो कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन होने से क्या फायदा है, कॉटिलिडन होने से ये फायदा है कि वो आपके पास क्या करता है, फूड को रिजर्व करता है। क्या करता है, फूड को रिजर्व करता है। ठीक है, रिजर्व फूड, और ये फूड आपके पास क्या करता है, एम्ब्रियो को प्लांट बनने में मदद करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में मदद करता है। क्या मदद करता है, हेल्प एम्ब्रियो टू फॉर्म प्लांट। ठीक है,
प्लांट आपके पास कौन बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो कैसे प्लांट बनाएगा? जब उसको फूड मिलेगा। वो फूड उसको कौन प्रोवाइड करता है? कॉटिलिडन के अंदर जो रिजर्व फूड है वो उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तब जाके एक एम्ब्रियो हमारे पास प्लांट में जर्मिनेट होता है। ठीक है, देन हमारे पास जो फोर्थ इसका एक और जो हमारे पास एडवांटेज है सीड होने का, वो है डिस्पर्जल या डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन आपके पास होता है डिस्पर्जन का मतलब है कि आपके पास सीड का एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाना। मतलब कि सीड आसानी से अपने आप उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मतलब उसको कैरी करना बहुत आसान है। ये होता है डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो अगर सीड ना होता तो प्लांट अपने आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता रिप्रोड्यूस करने के लिए? नहीं जा पाता ना, क्योंकि वो तो फिक्स है, जमीन में फिक्स है। तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाता? बिल्कुल नहीं जा पाता। तो इसीलिए सीड हमको डिस्पर्जन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? डिस्पर्जन प्रोवाइड करता है, जिससे आपके पास पॉलिनेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सीड हेल्प इन dispersion and pollination। सीड हेल्प इन डिस्पर्जन। ठीक है, सीड हमारे पास क्या करता है? डिस्पर्जन में मदद करता है, क्योंकि सीड आपके पास क्या होता है? सीड आपके पास जैसे कि किसी हमने कोई भी प्लांट को किसी भी एनिमल ने कोई प्लांट को खाया, ठीक है, किसी फ्रूट को खाया, अब उसके अंदर सीड है, वो सीड क्या होगा? किसी और जगह गिर जाएगा, वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। तो अगर डिस्पर्जन सीड ना होता तो ऐसा ना होता, फिर हमारे पास कैसे नए प्लांट ग्रो होते? ठीक है, तो इस तरीके से सीड आपके पास क्या करता है? डिस्पर्जन में मदद करता है। आपके पास एक और जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपके पास है एग्रीकल्चर। सीड, क्या सीड के बिना एग्रीकल्चर हो पाता? एग्रीकल्चर इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ सीड। अगर सीड है तो एग्रीकल्चर है ना? क्या हम सीड के बिना एग्रीकल्चर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें वीट का सीड चाहिए, राइस का सीड चाहिए, मेज का सीड चाहिए, पल्सेस के लिए सीड चाहिए। इन सब को हमारे पास प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए? एग्रीकल्चर इनके सीड चाहिए। ठीक है, तो इस हम क्या लिखेंगे? सीड डॉर्मेंसी। और डॉर्मेंसी बहुत जरूरी है सीड को रखने के लिए, क्योंकि डॉर्मेंसी नहीं होगी तो क्या सीड प्रिजर्व रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर उसके वो डॉर्मेंट स्टेज में नहीं जाएगा तो सीड हमारे पास डॉर्मेंट स्टेज में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया? डेड हो गया है। ठीक है, और डेड हो जाएगा तो हमारे पास नए प्लांट कैसे ग्रो होंगे? हम कैसे एग्रीकल्चर कर पाएंगे? तो सीड डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन, क्योंकि वो अगर डिहाइड्रेट हो रहा है तभी डॉर्मेंट स्टेट में जा रहा है। तो हम लिखेंगे सीड डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन इज बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन इज बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद इसमें एक और हमारे पास एक पॉइंट है, वो आपके पास है because of dormancy, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे just because of dormancy it is possible, just because of dormancy it is possible to store and transfer and transport of seed। सीड को हमें स्टोर करके रखना है, तभी हम उसको बाद में जाके
हम शो करते हैं सीड को और फिर एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, उसके लिए सीड का स्टोरेज होना ज़रूरी है। और दूसरा हमारे पास है, हम सीड को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं बेटा। अगर हमें किसी कंट्री से कोई भी सीड लेके आना है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, सीड का ट्रांसपोर्ट हुआ कि कहीं और से उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना या फिर इम्पोर्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कैसे कर सकते हो, जब आपके पास सीड जो होगा वो डॉर्मेंट स्टेट में जाएगा, डॉर्मेंसी जब उसके अंदर आएगी तभी आप सीड को क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो या फिर स्टोर कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट के लिए भी स्टोरेज की ज़रूरत है और स्टोरेज के लिए तो है ही स्टोरेज की ज़रूरत, तो इसीलिए उसको स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने हमारे पास क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, डॉर्मेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, अब ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास एडवांटेज ऑफ सीड खत्म होते हैं। पहले आपके पास था सीड गिव वैरायटी, फिर था आपके पास सीड कोट। सीड कोट क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आपके पास जो थर्ड था वो था कॉटिलिडन। कॉटिलिडन हमें हेल्प करता है फूड रिजर्व करने में। फूड क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिससे कि नया प्लांट ग्रो होता है। जो आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है वो आपके पास है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या करता है, सीड आपके पास हेल्प करता है डिस्पर्जन में, ताकि एक जगह से दूसरी जगह कोई सीड जाए तो वहां पे एक नया प्लांट ग्रो हो जाए, ठीक है। चौथा आपके पास जो है, फिफ्थ जो पॉइंट है वो आपके पास है एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, सीड हमारे पास कैसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं, हम सीड को तभी प्रिजर्व कर सकते हैं जब वो डॉर्मेंट स्टेट में जाएगा और क्या करेगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि डॉर्मेंट स्टेज में कब जाएगा, जब उसके अंदर से वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, वो डॉर्मेंट स्टेज में जाएगा और हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आपके पास एनसीईआरटी एक और टॉपिक हमारे पास पढ़ाती है, वाइबिलिटी ऑफ सीड। क्या एनसीईआरटी पढ़ाती है, वाइबिलिटी ऑफ सीड। वाइबिलिटी हमारे पास जो एपोमिक्सिस और आपके पास पॉलीएम्ब्रोनी है, उसके आपके पास एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रोनी के जस्ट ऊपर हमको एक पैराग्राफ, जो पेज है उसके जस्ट ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहां पे आपको 2-3 एग्जाम्पल देके समझा रखा है सीड की वाइबिलिटी। सीड की वाइबिलिटी क्या होती है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पॉलन की वाइबिलिटी, ठीक है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, पॉलन की वाइबिलिटी। तो हम पढ़ेंगे वाइबिलिटी ऑफ सीड, ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ सीड का क्या मतलब होता है, देखो, वाइबिलिटी ऑफ सीड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम up to which seed can form plant, ठीक है। सीड कैन फॉर्म प्लांट, वो मैक्सिमम टाइम जब तक सीड हमारे पास प्लांट बना सकता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, सीड की वाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम अप टू विच सीड कैन फॉर्म प्लांट, ठीक है, सीड कैन फॉर्म प्लांट, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सीड की वाइबिलिटी बोलते हैं। ऐसे ही हमने पॉलन की वाइबिलिटी भी पढ़ा था कि पॉलन की वाइबिलिटी क्या होता है, पॉलन की वाइबिलिटी होती है कि कब तक वो पॉलन ट्यूब बना सकता है, ठीक है। पॉलन की वाइबिलिटी क्या होती है कि वो जर्मिनेट कब तक कर सकता है, और जर्मिनेशन होने का उसमें क्या मतलब है, पॉलन ट्यूब का बनना। तो पॉलन ट्यूब जब तक उसमें बन सकती है, जब तक उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो पॉलन ट्यूब बना सकता है, तब तक उसकी वाइबिलिटी जिंदा, मतलब वो उसकी वाइबिलिटी होगी। हाँ, इसकी वाइबिलिटी 2 मंथ की है, क्योंकि ये 2 मंथ तक पॉलन ट्यूब बना सकता है, उसके बाद इसके अंदर पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी, चाहे ये किसी भी स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है पॉलन की वाइबिलिटी, एंड सीड की वाइबिलिटी होती है कब तक वो एक नए प्लांट को ग्रो कर सकता है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो वाइबिलिटी ऑफ सीड आपको दे रखा है, और एनसीईआरटी ने आपको वाइबिलिटी ऑफ सीड में 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं एनसीईआरटी ने। एक आपके पास एग्जाम्पल बता रखा है डेट पाम का, और एक आपके पास बता रखा है एग्जाम्पल ल्यूपाइनस ल्यूपाइनस आर्किटस, ठीक है। ल्यूपाइनस आर्किटस का एग्जाम्पल बता रखा है आपको।
ठीक है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, इसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला है कि जो ये ल्यूपाइनस आर्क्टिकस होता है ये आपके पास कहाँ मिला था, ये इनको मिला था आर्टिक टुंड्रा में। कहाँ मिला था? आर्टिक टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा में क्या होता है? आर्टिक टुंड्रा में आपके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर होता है। तो बेटा उस लो टेम्परेचर में जो क्या होता है आपके पास, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। इतना लो टेम्परेचर होता है, इतना ठंडा होता है आर्कटिक टुंड्रा कि वहां पे आपके पास सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो वहां पे उनको क्या मिला था? वहां पे उनको सीड मिले थे, किसके? आपके पास ल्यूपाइनस आर्टिकस के सीड मिले थे, ठीक है। तो ये जो सीड थे ये आपके पास उन्होंने पता लगाया कि ये कितने पुराने थे। ये आपके पास बेटा लगभग पुराने थे 10,000 साल पुराने, ठीक है, 10,000 ईयर ओल्ड सीड मिले। 10,000 साल पुराना ये सीड था और इसकी वाइबिलिटी, जब उन्होंने इसकी वाइबिलिटी पता लगाई, तो इसकी वाइबिलिटी उन्होंने कैसे पता लगाई? इसको क्या करा उन्होंने? जर्मिनेट करा। तो जब ये जर्मिनेट हुआ तो मतलब कि जब इन्होंने इसको बोया उसके बाद इन्होंने देखा कि इसमें जर्मिनेशन हुआ और इसमें फ्लावर भी हुआ, मतलब इसमें जर्मिनेशन भी हुआ और फ्लावरिंग भी हुई, ठीक है। तो क्या इन्होंने पता लगाया कि जर्मिनेटेड, ये क्या हुआ? जर्मिनेटेड एंड फ्लावर, फ्लावर्ड, ठीक है। इसमें क्या हुआ? जर्मिनेशन हुआ और इसमें क्या हुआ? फ्लावरिंग भी हुआ, ठीक है। तो इनको इससे पता चला कि इसकी वाइबिलिटी कितनी है, इसकी वाइबिलिटी 10,000 साल है, ठीक है। दूसरा बेटा इन्होंने जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है वो आपके पास दिया है फियोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। फियोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, ठीक है। तो ये जो फियोनिक्स डेक्टाइलोफेरा का जो प्लांट है इसको हम क्या बोलते हैं? डेट पाम, खजूर। डेट पाम का जो साइंटिफिक नेम है वो आपके पास है फियोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। ये इनको मिला था डेड सी के पास, और डेड सी जो है बहुत सॉल्टी सी है। कैसी सी है? वेरी सॉल्टी, ठीक है, वेरी सॉल्टी। तो यहाँ पे इनको डेट पाम का एक बीज मिला, एक सीड मिला, ठीक है। तो वो सीड क्या था? वाइबल था। वो सीड क्या था? वाइबल था। उन्होंने पता लगाया कि वो सीड जो था उसका जो सीड है वो कितना पुराना है। वो सीड बेटा पुराना था आपके पास 2,000 साल पुराना था। कितना था वो पुराना? 2,000 ईयर ओल्ड सीड मिला उनको। किसका? डेट पाम का, फियोनिक्स डेक्टाइलोफेरा का, ठीक है। वो सीड जो था वो वहां पे वाइबल कैसे रह गया और वहां पे जर्मिनेट क्यों नहीं हुआ? जर्मिनेट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि डेड सी के आसपास बहुत सॉल्टी एरिया है। तो बेटा वहां पे जो था वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाया क्योंकि सीड क्या जो है, सीड अगर वहां पे जर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो सॉल्टी है, अगर सॉल्टी होगा तो वो क्या करेगा? वाटर उसमें से पूरा रिलीज हो जाएगा, पूरा पानी को खींच देगा। तो इसीलिए हमारे पास जो सीड था वो वहां पे जर्मिनेट नहीं हो पाया। लेकिन वहां से जब उन्होंने उस सीड को उठाया और वो कहीं और जगह ले गए तो वहां पे वो सीड ग्रो कर गया, मतलब उसके अंदर वाइबिलिटी थी। अभी 2,000 साल पुराना वो सीड था। तो इसीलिए इसमें एनसीईआरटी ने ये 2 डेटा दे रखे हैं और ये 2 डेटा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक इन्होंने दे रखा है फियोनिक्स डेक्टाइलोफेरा का और एल्यूपेस आर्किटस का दे रखा है, जिसका आपके पास फियोनिक्स डेक्टाइलोफेरा का है 2,000 साल और फियोनिक्स आर्किटस का है 10,000 साल,
ठीक है, तो ये आपको दोनों याद होने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी तो इसके बारे में और ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल और सीड, कि कितने नंबर ऑफ सीड और कितने नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं एक प्लांट में, वो किस तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपके पास है नंबर ऑफ ओव्यूल और सीड, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ओव्यूल होंगे उतने ही नंबर ऑफ सीड तो होंगे, है ना, प्लांट में, क्योंकि ओव्यूल से ही तो सीड बन रहा है, तो जितने नंबर ऑफ हमारे पास ओव्यूल होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास सीड होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सीड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सीड होंगे उतने नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ ओव्यूल होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, सीड होंगे। कुछ तो ऐसे प्लांट है जिनमें हमारे पास बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे कि जो आपके पास फ्यूकस होते हैं, फ्यूकस जैसे कि बनियन ट्री, पीपल ट्री, या आपके पास ऑर्किड होता है, फिग होता है, इनके अंदर बहुत सारे टाइनी सीड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब लैक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर इतने ही ओव्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ओव्यूल से ही तो सीड बन रहा है, तो जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, पहले तो एक दो इसके एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। देखो एग्जाम्पल आपके पास है फीकस मैंने बताया फीकस का मतलब क्या होता है आपको, फीकस एनसीईआरटी ने फीकस लिखा हुआ है, लेकिन फीकस आपके पास एक प्लांट की फैमिली है जिसके अंदर आपके पास आता है बनियन ट्री, बनियन, ठीक है, बनियन आ जाता है, और फिग वगैरह आ जाता है, फिग मतलब अंजीर। ठीक है, अंजीर का भी आपने कभी पौधा देखा होगा, उसका जो फ्रूट होता है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। दूसरा आपके पास एग्जाम्पल है, दूसरा जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे सीड, वो है ऑर्किड। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी ने दो और एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, उस आपको दे रखा है स्ट्रीगा एग्जाम्पल दे रखा है, और एक आपको देखा है औरोबैंके ऐसा ही कुछ दे रखा है। ठीक है, तो देख लेना आप। औरोबैंके, ये चार एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने दे रखा है कि इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं। चलो, तो ये जो चीजें हैं हमारे सीड के बारे में, हमें एनसीईआरटी ने इतनी ही चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, सीड के बाद थोड़ा सा जो डिस्कशन हुआ है उसमें वो फ्रूट का हो रखा है। वैसे तो एनसीईआरटी में जो फ्रूट पढ़ाया गया है 11th क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है, वहाँ पे आप जब आप मॉर्फोलॉजी आप कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो फ्रूट को भी बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कि किस किस टाइप के फ्रूट होते हैं। लेकिन हाँ, 12th में भी थोड़ा सा दे रखा है फ्रूट का, थोड़ा सा पार्थिनोकार्पी वगैरह क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी तो आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आप पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, फ्रूट वाले टॉपिक को। ठीक है, जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, सीड हमने पढ़ लिया तो फ्रूट को भी देख लेते हैं। व्हाट इज फ्रूट, जैसे कि हमने बोला था व्हाट इज सीड, इस तरीके से फ्रूट क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, सीड क्या था, सीड हमारे पास था ओव्यूल। जब आपके पास जो ओव्यूल है उसमें डेवलपमेंट होता है तो आपके पास जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो फ्रूट है वो क्या है, राइपन्ड ओवरी। फ्रूट क्या है आपके पास, राइपन्ड ओवरी, तो हम क्या लिखेंगे, ripened ovary is known as fruit। ठीक है,
राइपेंड ओवरी को बेटा हम क्या बोलते हैं? राइपेंड ओवरी मतलब पकी हुई, जब ओवरी पक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रूट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट्स आपके पास कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट, कितने टाइप के फ्रूट होते हैं भाई हमारे पास? एनसीईआरटी ने 1-2 टाइप के फ्रूट लिखे हुए हैं, उनमें से देखो सबसे पहले आपके पास, आपको एनसीईआरटी ने फॉल्स फ्रूट के बारे में पढ़ाया है, लेकिन फॉल्स फ्रूट के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हमें पता होगा ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं। तो आप पहला देखो आपके पास ट्रू फ्रूट क्या होता है। ट्रू फ्रूट कौन कौन से होते हैं? ट्रू फ्रूट आपके पास होते हैं जो कि आपके पास डेवलप होते हैं ओवरी से। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी आर ट्रू फ्रूट। ठीक है, ट्रू फ्रूट क्या होता है आपके पास? जो ओवरी से डेवलप होते हैं, ओवरी से जो डेवलप होते हैं उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट आपके पास वो होते हैं जो कहाँ से डेवलप होते हैं? थैलेमस से डेवलप होते हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? आप लिखोगे कि डेवलप फ्रॉम थैलेमस। थैलेमस पता है ना आपको क्या होता है? जब हमने पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एक तो हमने पहले थैलेमस पढ़ा था, थैलेमस के ऊपर ओवरी होती है, तो ओवरी से जो फ्रूट बनेगा वो आपके पास ट्रू फ्रूट होगा, और जब आपके पास थैलेमस से फ्रूट बनेगा तो वो होगा आपके पास फॉल्स फ्रूट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास है, एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है कैश्यू, काजू जो होता है ना, काजू, आपने कभी भी काजू का कभी अगर आपने प्लांट अगर देखा होगा तो वो कुछ अलग होता है। ठीक है, उस प्लांट को कभी अगर आप देखोगे तो वो अलग होता है, उसमें ना फ्रूट नीचे प्रेजेंट होता है, ओवरी उसमें ऊपर होती है। तो वो जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है? क्योंकि वो थैलेमस से बनना होता है, इसीलिए वो क्या होता है? फॉल्स फ्रूट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, कैशू से बना हुआ कैशू है। एप्पल हमारे पास फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में आता है, और एक हमारे पास आती है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, स्ट्रॉबेरी हमारे पास क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है। ये 3 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही रखने हैं, कैश्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद आपके पास पहला आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रूट में आ गया ट्रू फ्रूट, फिर आ गया फॉल्स फ्रूट, फिर आपके पास जो एनसीईआरटी लिखती है वो लिखती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? ऐसे फ्रूट्स जो आपके पास कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं। तो सीडलेस फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सीडलेस फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। और सीडलेस फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? सीडलेस फ्रूट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हम पढ़ते भी हैं और हमें पता भी है। ऐसा कौन सा फ्रूट आपने खाया है जिसमें सीड नहीं होता? ऐसा कौन सा फ्रूट होता है? बनाना। एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल दे रखा है बनाना, और बनाना है एक ऐसा फ्रूट है जिसमें हमारे पास सीड नहीं होते हैं। इन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एक और कैटेगरी में हम फ्रूट्स को डिवाइड करते हैं, एक और हम टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं बेटा ड्राई फ्रूट और कौन कौन सा फ्रूट? टाइप्स ऑफ फ्रूट हम एक पढ़ते हैं
ड्राई फ्रूट और एक हम पढ़ते हैं फ्लैशी फ्रूट, ठीक है। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट और दूसरा आपके पास है फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आपको एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दे रखा है वो आपको दे रखा है मस्टर्ड का, मस्टर्ड का, और एक और एग्जाम्पल दे रखा है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट, मूंगफली देखिए कभी कैसा फ्रूट होता है, ग्राउंड कैसा होता है, ड्राई फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट आप जनरल लैंग्वेज में भी आप ड्राई फ्रूट्स किसको बोलते हो, कैश्यू, आलमंड्स, इन सबको आप क्या बोलते हो, ड्राई फ्रूट्स बोलते हो। ये कैसे फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। मस्टर्ड का भी जो बीज होते हैं वो भी फ्रूट है, तो वो क्या है, ड्राई फ्रूट है, ठीक है। ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट भी आपके पास क्या है, वो जो ग्राउंडनट है मतलब पूरा जो ग्राउंडनट है वो क्या है, वो क्या है, ड्राई फ्रूट है। आपके पास फ्लैशी फ्रूट तो जो हम खाते ही है रोज, मैंगो, ठीक है, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, गुआवा, ऑरेंज, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेटा कैसे फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम एनसीईआरटी ने स्ट्रॉबेरी का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। उसमें आपको एक टर्म उसने दे रखी है, उस टर्म का नाम देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्ने या एकाइने, जो भी आप बोलना चाहो। देखो स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ थोड़ा सा बता रखा है एनसीईआरटी ने। स्ट्रॉबेरी के बारे में देखो, स्ट्रॉबेरी को एनसीईआरटी ने बोला है कैसा फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट बोला है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, मतलब एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या है, एग्रीगेट का मतलब है कि आपने जो एनसीईआरटी ने जो फ्रूट दे रखा है स्ट्रॉबेरी का, उसमें उसने ना कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, मतलब जैसे कि ये क्या है, ये स्ट्रॉबेरी है, तो उसके ना कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दे रखे हैं उसने, इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखे हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्ने बोलते हैं, एक्ने, चाहे एकाइन आप इनको बोल लो, क्या बोलोगे, एकाइन, ठीक है। तो ये एकाइन क्या होते हैं, ये एकाइन आपके पास होते हैं पिस्टिल, मतलब कि उस ओवरी में आपके उस स्ट्रॉबेरी में जितने पिस्टिल होंगे ना उतने ये एकाइन होंगे। तो ये एकाइन क्या है, ये एकाइन आपके पास बनते हैं पिस्टिल से। किससे बनते हैं, ये पिस्टिल से बनते हैं, ठीक है। तो पिस्टिल से बनते हैं, पिस्टिल से बनते हैं, बनते हैं, और बहुत सारे पिस्टिल मिलके एक ओवरी का, एक स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि ये एकाइन पिस्टिल से ही बनके, इसीलिए इसको एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। कैसा फ्रूट बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। एनसीईआरटी ने ये टर्म लिखी हुई है कि स्ट्रॉबेरी इज एग्रीगेट फ्रूट, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। बस बाकी आपको एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको लगाना है कि इसका एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है और इसमें ये एकाइन होते हैं, इसीलिए इसको एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि एकाइन जो है ये पिस्टिल से मिलके बने, पिस्टिल से इनका फॉर्मेशन होता है। तो जो स्ट्रॉबेरी होती है ना उसमें मतलब कि बहुत सारे पिस्टिल मिला के एक फ्रूट बनाता है। तो इस तरीके से हमारे पास मतलब कि ये जो एकाइन है ये पिस्टिल से बनते हैं, जितने पिस्टिल होंगे उतने हमारे पास एकाइन होंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये जो सीड वाला और फ्रूट वाला टॉपिक है ये खत्म होता है, ठीक है। आगे जो हम बात करेंगे मैंने आपको बता दिया, बस एक टॉपिक हमारे पास रह गया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, ये चैप्टर हमारे पास फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।